दोस्तों अभी हम स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलिसिस। तो अस्सलाम वालेकुम। तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होती है? ग्लूकोज की कन्वर्जन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस वहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और वहाँ पे एनर्जी का जरिया ग्लूकोज होता है। मसलन 40% ब्रेन सेल हैं, मिच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं, मेडुला ऑब्लांगा जो किडनी है, इसके तरह जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, उनको भी ग्लाइकोलिसिस की जरूरत होती है। तो बहरहाल हर सेल को ग्लाइकोलिसिस की जरूरत होती है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? जिसमें ग्लूकोज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट में कन्वर्ट होती है और उसमें 2 एटीपी एनारोबिक प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं और 8 एटीपीज एरोबिक प्रोसेस में यूज होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में जो फर्स्ट 5 रिएक्शन है उसको हम एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन कहते हैं और अगले 5 रिएक्शन एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होते हैं। तो फर्स्टली इन्वेस्टमेंट होती है, फिर गेनिंग होती है। तो इसमें 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पहला, तीसरा और 10वां, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है और रेगुलेटरी रिएक्शन है। तो सबसे पहला है ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज की मौजूदगी में। इसका फायदा क्या होता है कि ग्लूकोज सेल के अंदर चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये पोलर हो जाता है। तो पोलर होने की वजह से ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। ये या तो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे में जाएगा या ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे में जाएगा। तो हेक्सोकाइनेज अगर एंजाइम को देखें तो ये कोई भी 6 कार्बन की शुगर की जो है वो फास्फोरिलेशन कर देगा, लेकिन ग्लूकोकाइनेज जो कि लिवर के अंदर होता है और बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास के अंदर होता है, तो ये सिर्फ ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन करेगा। हेक्सोकाइनेज हर सेल के अंदर मौजूद होता है, ये सिर्फ लिवर और बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास के अंदर होता है। इसमें क्या फर्क होता है? हेक्सोकाइनेज की केएम वैल्यू कम होती है और वीमैक्स भी कम होती है। इसका मतलब है अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 0.1 मिलीमोल तक भी है तब भी वो ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी एफिनिटी ग्लूकोज के लिए ज़्यादा है, इसकी केएम वैल्यू कम है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि इसकी बीमैक्स कम है। तो ग्लूकोकाइनेज को देखें तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी केएम वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन एडवांटेज क्या है कि इसकी वीमैक्स ज़्यादा होती है। तो केएम वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इसमें ज़्यादा जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन होगी तो फिर ही फास्फोरिलेशन होगी। लेकिन हेक्सोकाइनेज कम ग्लूकोज कंसंट्रेशन पे भी फास्फोरिलेशन कर देता है। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज की हाई लेवल से ये एक्टिवेट होता है और ग्लूकोज 6 फास्फेट से ये इनएक्टिव होता है। लेकिन ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज के हाई लेवल से एक्टिव होता है और फ्रक्टोज 6 फास्फेट का लेवल जब बढ़ता है, ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट का लेवल जब बढ़ेगा फिर ये इनएक्टिव होगा। इसकी हार्मोनल रेगुलेशन भी होती है ग्लूकोकाइनेज की। इंसुलिन इसको एक्टिव करती है और ग्लूकागॉन इसको इनएक्टिव करती है। तो हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज के एक्शन में ये ग्लूकोज 6 फास्फेट बना एटीपी से एक एटीपी इधर यूटिलाइज होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एटीपी जो है वो यूटिलाइज होगा, वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। तो फास्फेट ग्रुप आता है एटीपी से 6 कार्बन के ऊपर लगता है और ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट के ऊपर आइसोमरेज एंजाइम एक्ट करता है और फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट सेम रहते हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज होता आता है। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है? नेक्स्ट रिएक्शन में जो आपका फ्रक्टोज 6 फास्फेट है वो चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। तो इसमें सेकंड एटीपी भी यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एक फास्फेट ग्रुप एटीपी से आता है, वो छठे कार्बन के ऊपर फर्स्ट कार्बन के ऊपर आके लग जाता है। छठे पे तो पहले ही है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर भी लग जाता है। किस एंजाइम की मौजूदगी में? फास्फोफोटोकाइनेज 1 की मौजूदगी में। तो फास्फोफोटोकाइनेज 1 का मतलब क्या है कि ये फास्फोफोटोकाइनेज 1 जो है
ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर फास्फेट ग्रुप लगाएगा और क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। अच्छा, ये जो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 है ये हाईली रेगुलेटरी एंजाइम है, लो एनर्जी मॉलिक्यूल AMPS को एक्टिवेट कर देता है, लो एनर्जी मॉलिक्यूल AMPS को एक्टिवेट कर देगा और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ ATP इन द फॉर्म ऑफ सिट्रेट इसको इनहिबिट कर देते हैं। सिट्रेट बनता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, जब वो इनहिबिट हो जाता है तो ये सिट्रेट साइटोप्लाज्म में आके फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को इनएक्टिव कर देता है। दूसरा इसकी हार्मोनल रेगुलेशन भी होती है। हार्मोनल रेगुलेशन आपको पता है लिवर के अंदर होती है। तो इंसुलिन एक और हार्मोन एंजाइम होता है जिसको फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 कहते हैं, उसको एक्टिव करता है। तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 क्या करता है, फ्रक्टोज 2,6 बिस फास्फेट प्रोड्यूस करता है। तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 क्या करेगा, ATP को यूज करके सेकंड कार्बन के ऊपर फास्फेट ग्रुप लगाएगा तो फ्रक्टोज 2,6 बिस फास्फेट बनेगा। तो फ्रक्टोज 2,6 बिस फास्फेट फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की एलोस्टेरिक साइट के ऊपर आके लगता है और उसको एक्टिवेट कर देता है। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट जो है वो लाइएज क्लास का एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है, एल्डोलेज A। तो यहाँ से सेंटर से ब्रेकेज होती है, ये हाइड्रोजन इधर आ जाता है और ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से क्लीवेज होगी, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में चेंज हो जाएगा और ये H ऊपर आ जाएगा, CH2OH ग्रुप हो जाएगा, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में चेंज हो जाएगा। तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, इससे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनेगा और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनेगा। ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ये भी एसोमेरेज एंजाइम की मौजूदगी में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में चेंज हो जाएगा। तो पहले इसका एक मॉलिक्यूल था, अब ये 2 हो गए हैं, ठीक है। तो आगे ग्लाइकोलिसिस 2 दफा होगी, आगे ग्लाइकोलिसिस 2 दफा होगी। तो बाद बात है ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है वो ग्लाइकोल 3 फास्फेट की सिंथेसिस में चला जाता है, ग्लाइकोल 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में। ये तब होता है जब बॉडी को फैट की जरूरत होती है, फैट की सिंथेसिस की जरूरत होती है। तो आगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के आपके पास 2 मॉलिक्यूल आ गए हैं, उसकी होती है ऑक्सीडेशन बाय ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस ये जो हाइड्रोजन है ये NAD को NADH में कन्वर्ट करने में यूज होते हैं। ये 2 दफा प्रोसेस हो रहा है तो ये इसके साथ 2 आएगा, ठीक है। तो अगर तो एनर्जी है तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ऑक्सीडाइज होकर 6 ATPs देगा, ठीक है, 6 ATPs देगा। तो अगर नहीं है तो वही जो सबस्ट्रेट से एनर्जी बनेगी वही है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, इस एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देगा, प्लस एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप ऐड हो जाती है फर्स्ट क्लास कार्बन के ऊपर, तो बनता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। इसके ऊपर 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम एक्ट करता है, तो ये इससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। एक्चुअली ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसके साथ जो फास्फेट ग्रुप लगा होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो जब ये टूटता है तो इससे एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है, वो ADP की फास्फोरिलेशन में यूज आ जाती है इनटू ATP। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पे 2 ATP बनेंगे। तो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट काइनेज ये रिएक्शन वो है जिसमें बायोएनर्जेटिक इन्वॉल्व है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये रिवर्सिबल है, ये एक्सेप्शन बॉडी में हर जगह मौजूद है। तो इसमें 2 ATP बनते हैं 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट जब 3 फास्फोग्लिसरेट में चेंज होता है। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। सेकंड जो है वो आखिरी रिएक्शन होगा। तो आपके पास 3 फास्फोग्लिसरेट बना है क्योंकि एक फास्फेट ग्रुप तो इधर 2 फास्फेट ग्रुप इधर आ गए क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं। तो आगे म्यूटेज एंजाइम रिवर्सिबल रिएक्शन है, फास्फेट ग्रुप की पोजीशन क्या करेगा, चेंज कर देगा, थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन के ऊपर ले आएगा, तो 2 फास्फोग्लिसरेट बनेगा म्यूटेज एंजाइम की मौजूदगी में। 2 फास्फोग्लिसरेट के ऊपर इनोलेज एंजाइम एक्ट करेगा, वाटर रिमूव होगा, ठीक है, वाटर रिमूव होगा तो बनेगा फास्फोइनोल पाइरुवेट। वाटर में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल इधर से रिमूव होगा और हाइड्रोजन इधर से रिमूव होगा, तो इनोल ग्रुप बनेगा, तो फास्फोइनोल पाइरुवेट। तो इनोल ग्रुप के साथ जो फास्फेट ग्रुप लगा होता है हाईली अनस्टेबल होता है, जब वो टूटता है तो उससे भी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें भी ADP के 2 मॉलिक्यूल ATP में
चेंज हो जाएंगे, एटीपी के अंदर चेंज हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बनेंगे इसमें। दिस इज द सेकंड रिएक्शन ऑफ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ phosphorylation. Why it is known as substrate level of phosphorylation? Because energy is produced from the high energy substrate. तो इसकी पाइरुवेट काइनेज की रेगुलेशन होती है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इसको एक्टिवेट करता है, इसकी एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आग लगती है। इसको फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन कहते हैं। फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि सम ऑफ द प्रीवियस एंजाइम की काइनेज के जो प्रोडक्ट है वो दूसरे काइनेज की एक्टिविटी को एक्टिवेट कर रहा है। तो इसमें ग्लूकागॉन है, ये इसको इनएक्टिव करेगा लिवर के अंदर, और इंसुलिन इसको एक्टिवेट करेगा बाय डीफॉस्फोरिलेशन। तो इस तरह आपके पास 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के आ जाते हैं एक ग्लूकोज से। तो इसमें 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होते हैं तो 6 ATPs प्रोड्यूस होते हैं, 6 ATPs आते हैं, और 4 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। वैसे ही जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होता है उधर 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, 2 ATP इधर से प्रोड्यूस होते हैं। तो टोटल आपके पास कितने ATPs आ गए? 10 ATPs। 2 शुरू में यूटिलाइज हुए तो हमारे पास 8 ATPs आ जाएंगे एरोबिक प्रोसेस में। लेकिन एनारोबिक प्रोसेस में ये वाले 6 ATP NADH ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो यही 4 ATP आएंगे, तो ये 4 से 2 निकाल देंगे तो एनारोबिक प्रोसेस में हमारे पास नेट ATPs 2 रह जाएंगे। एरोबिक में 8 और एनारोबिक में 2 ATPs। तो इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर पाइरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको अंदर हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दें।